हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेशन मोड में बार बार पूछे जाते हैं, कई बार आ चुके हैं और इस बार भी आने के बहुत बहुत ज़्यादा मतलब 90% चांसेस तो रहते ही हैं। 10% थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, बट रिपीटेशन में वो बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं। तो मैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ जो किसी न किसी सेट में आपका फंसेगा और क्या पता वो सेट आपका ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं केमिस्ट्री के जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, कम से कम आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आपके दिमाग में रहेगा तो आपके एग्जाम में आने के बाद आप कम से कम कुछ तो लिख कर आएंगे, आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। पहले हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म, क्या होता है जब वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इसका एक मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है जिसमें काफ़ी सारे क्या होता है जब वाले क्वेश्चन हैं। मतलब मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो होंगे वो आप देख लीजिएगा अगर आपने वो नहीं देखा है तो, क्योंकि क्या होता है जब वाला क्वेश्चन आता ही है। तो इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है, पूछा है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 को सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला छोड़ दिया जाता है या खुला रखा जाता है, तो क्या होता है। तो भाई कहते हैं ना क्लोरोफॉर्म ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। उसकी बॉटल आपने देखा होगा सीरियल वीरियल में ऐसे थोड़ा सा रहता है, उसको रुमाल में लगाते हैं, किसी को बेहोश करने के काम आ जाता है थोड़ा सा। तो मतलब सोचिए उसका थोड़ा सा अमाउंट से अगर कोई इंसान बेहोश हो सकता है तो वो कितनी खतरनाक होगी। ठीक है, तो जब क्या होता है क्लोरोफॉर्म को हम खुला नहीं छोड़ सकते, मतलब ऐसे कहीं रख नहीं सकते, क्योंकि जब उसके ऊपर जब उसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तथा वायु मिलता है तो वो उनसे क्रिया करता है। तो जब क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ा जाता है तो वो सूर्य के प्रकाश और वायु से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की मतलब उसकी उपस्थिति होती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है और वहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है वायु उससे क्रिया करके एक विषैली गैस बनाता है। क्या बनाता है? फास्जीन। क्या कहते हैं उसे? विषैली गैस को फास्जीन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम ये भी लिख देंगे अभिक्रिया भी कि CHCl3 आपको पता है क्लोरोफॉर्म है। CHCl3 की ऑक्सीजन मतलब ये है ना, ऑक्सीजन से क्रिया जब होगी, सॉरी ऑक्सीजन CHCl3 की क्रिया कराएंगे जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये वायु है, वायु से क्रिया कराएंगे तो ये जो O है वो यहाँ पे आ जाएगा, COCl2 हो जाएगा और एक HCl आपका निकल के यहाँ पे निकल जाएगा और COCl2 मतलब होता है फास्जीन। HCl निकाल दीजिएगा इसमें से तो, और ये इसमें आ जाएगा तो जो बचेगा वो हमारा बन जाएगा फास्जीन। क्या है ये? फास्जीन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब वायु से क्रिया कराई गई इसकी, तो क्या बनता है हमारा? एक विषैला गैस बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। विद्युत लेपन भी पूछा जाता है, कई बार 2 नंबर में पूछा जाता है आपको। तो देख लेते हैं कि होता क्या है। विद्युत अपघट्य द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। किसे कहते हैं विद्युत लेपन? विद्युत अपघट्य एक क्रिया होती है, तो विद्युत अपघट्य के द्वारा ही जब एक धातु पर दूसरी धातु की एक पतली परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं भाई कि विद्युत अपघट्य की क्रिया के द्वारा ही किया जाता है ये, इसलिए इसको विद्युत लेपन कहते हैं। अब उदाहरण आप क्या क्या लिखेंगे? कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत को चढ़ाना। कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने को इसमें मतलब विद्युत लेपन में हम लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके लक्षण और 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं, ठीक है, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव मतलब अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसके जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, एक घटता क्रम होता है, एक बढ़ता हुआ क्रम होता है, तो बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब हम इसके लक्षण देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, आपको ये 4 नंबर में पूछ सकता है।
तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे अपचयन क्षमता दोनों में कॉमन है, तो अपचयन क्षमता यहाँ लिख के और लिखेंगे कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घट जाती है। भाई ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर मतलब बढ़ने को बोलते हैं, ऊपर से नीचे घटने को, ठीक है। तो इसी तरीके से श्रेणी में ऊपर से जब नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घट जाती है और नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ जाती है। तो नॉर्मल है, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या हाइड्रोजन से अधिकतर क्रिया जब तत्वों की कराई जाती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती ही है। तो हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ऊपर के गैसों में सभी तत्व अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अम्लों से क्रिया करके मुक्त करते हैं और ये नहीं करते हैं। तो वो हाइड्रोजन के ऊपर वाले आने वाले सभी तत्व और नीचे आने वाले सभी तत्व, उन दोनों के लिए अलग अलग नियम होता है। हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। ऊपर वाले सभी तत्व क्या करते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं ना, वही वाला यहाँ पे अलग तरीके से लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। श्रेणी में जो उसके जैसे ऊपर वाला कोई तत्व होगा वो अपने नीचे वाले तत्व को क्या करेगा, अपने विलयन से विस्थापित कर देगा और उसकी जगह खुद ही ले लेता है। अब हम इसके उपयोग देख लेते हैं। 2 महत्वपूर्ण उपयोग है, कई बार पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करना क्या होता है, इसका उपयोग किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करता है ये, ठीक है। और सेकंड क्या है उपयोग, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में इसका उपयोग होता है। क्या होता है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं और अनुप्रयोग। हेनरी का नियम भी कई बार पूछा जाता है और कभी यार ये पूछ लेता है कि उसकी 2 सीमाएं और 2 अनुप्रयोग बताइए, या फिर इस तरीके से कोई भी मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो उसकी सीमाएं क्या हैं, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। हेनरी का नियम क्या करता है, उच्च ताप और निम्न दाब, मतलब ताप बहुत ज़्यादा होना चाहिए और उसमें दाब बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। किन गैसों पर लागू होता है हेनरी का नियम, जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। क्या होता है, यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह उच्च ताप और निम्न दाब पर कार्य करता है, और यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। अब हम इसके कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो गोताखोर द्वारा मतलब जो गोताखोर होते हैं वो जब जाते हैं तो उनका जो यूज़ किया जाता है उसमें वो जो उन लोग यूज़ करते हैं उसमें हेनरी का नियम लागू होता है। फेफड़ों की क्रियाविधि में भी हेनरी का नियम लागू होता है। शीतल पेय पदार्थों में भी हेनरी का नियम लागू होता है। तो इस तरीके से इसके कुछ अनुप्रयोग है। गोताखोर द्वारा फेफड़ों की क्रियाविधि, शीतल पेय पदार्थों में हेनरी का नियम लागू होता है। तो ये थे कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं और अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वीडियोस अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।